एकलव्य आईएएस एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो वीडियो लेक्चर देखने जा रहे हैं वो है क्रोमोसोम के बारे में, और मैं हूं डॉक्टर एस रॉय। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्रोमोसोम, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके आकार के बारे में। तो क्रोमोसोम, जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोमोसोम का जब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं, जिनको स्टडी करना है तो प्रोफेज या मेटाफेज की अवस्था में वो दिखाई पड़ते हैं जब हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो क्रोमोसोम का जब फर्दर अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि क्रोमोसोम क्या होता है, वो इज़ नथिंग बट ए डीएनए मॉलिक्यूल। वो डीएनए का ही एक अणु होता है। वो साथ में कुछ प्रोटीन मौजूद होते हैं जिसके साथ कॉइलिंग होकर के वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये बेसिकली एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या उस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो उसमें मौजूद होते हैं। तो क्रोमोसोम जब उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो थ्रेड जैसा दिखता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखता है, धागे जैसा, लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो रहता कहाँ है? वो न्यूक्लियस के अंदर दिखता है। और कैसा दिखता है? धागे जैसा दिखता है। जैसा एक धागा को हम खोल के अगर फैला दें तो जैसा दिखेगा, क्रोमोसोम भी उस टाइप का ही न्यूक्लियस के अंदर दिखता है। और हर क्रोमोसोम जो होता है वो प्रोटीन बना के साथ में और एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। तो अगर हम एक क्रोमोसोम को देखते हैं, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा देखते हैं जो कि सेल डिवीज़न के समय हमको दिखाई देता है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो होता है कुछ प्रोटीन रहता है और एक सिंगल, एक ही डीएनए का अणु रहता है। मतलब एक ही डीएनए का बहुत लंबा अणु रहता है और वो प्रोटीन के चारों तरफ लपेटा हुआ रहता है। इवन इफ अगर इस पूरे क्रोमोसोम के डीएनए को खोल दिया जाए तो ये करीब करीब 2 मीटर लंबा हो सकता है। तो ये आप सोच सकते हैं कि 2 मीटर लंबा एक धागा एक इतने छोटे सेल के अंदर मौजूद है जो कि खुली आँख से दिख भी नहीं रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हालत में रहता है। और जब सेल इंटरफेज में रहता है तो वो थोड़ा खुले हुए अवस्था में रहता है, जबकि वो धागा जैसा दिखता है। तो हर क्रोमोसोम में प्रोटीन और डीएनए होता है। और ये डीएनए मॉलिक्यूल या ये क्रोमोसोम जो है ये पास होता है कहाँ से कहाँ? तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, मतलब माता पिता से बच्चों में जाता है। डीएनए में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं। डीएनए जो है वो उसमें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस यानी कि जीन का बात कर रहा है, कुछ कोड जो कि एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। दैट मेक ईच टाइप ऑफ लिविंग क्रीचर यूनिक। तो हर इंडिविजुअल में जो डीएनए का अणु है या जो क्रोमोसोम है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी उसमें जो डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, जो कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, अलग अलग बेस के सीक्वेंसेस होते हैं, वो अलग होते हैं। जिसकी वजह से जो प्रोटीन बनता है, एमआरएनए बनता है, वो अलग अलग होता है, जिससे कि हर क्रीचर का, हर इंडिविजुअल का जो अपीयरेंस है या उसका जो लक्षण है वो अलग होते हैं, जो कि उनको यूनिक या अलग बनाता है। ये एक ह्यूमन जो इंसान में जो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़े, उनका एक फ़ोटोग्राफ है। तो ये पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, ऐसा करके आप देख सकते हैं कि ये इसमें टोटल ये 22 जोड़े हैं जो कि 44 हुए। और ये एक जोड़ा होता है जो कि X और Y क्रोमोसोम है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो क्रोमोसोम्स है और ये क्रोमोसोम है, इसमें एक अंतर है, क्योंकि ये जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम है जो एक जैसे हैं, जिनका पेयरिंग होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, मियोसिस में ये सब होगा। लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम अलग हैं। तो ये एक दूसरे के से मिलते जुलते नहीं हैं। और इनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर निर्भर करता है कि जो इंडिविजुअल है उसका वो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम मौजूद होंगे, एक्स और एक्स होगा तो वो फीमेल होता है, और अगर एक्स और एक वाई होता है तो वो मेल होता है। तो इसलिए ये डिटरमाइन करता है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, इसलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये जो बाकी के जो 22 जोड़े क्रोमोसोम हैं इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, और इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम में जो जीन मौजूद हैं वो ऑटोसोमल जीन है, और सेक्स क्रोमोसोम में जो जीन मौजूद है वो सेक्स लिंक्ड जीन है या सेक्स क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन होते हैं।
जब हम क्रोमोसोम का अध्ययन करते हैं तो उसको जब केमिकल से स्टेन किया जाता है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप पे देखने के लिए जो उसमें केमिकल से स्टेन किया जाता है, तो कुछ हिस्सा जो है वो गहरे रंग का स्टेन पकड़ता है और कुछ हिस्सा हल्का रंग का होता है। जो गहरे रंग वाले हिस्से हैं उनको हम हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं और जो हल्के रंग वाले होते हैं उनको हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं। ये मतलब जब हम उसमें स्टेन या डाई डालते हैं उसके बाद जब उसका कलर जैसा माइक्रोस्कोप में दिखता है तो जो गाढ़ा दिखता है उसको हेटेरोक्रोमैटिन बोला जाता है और जो हल्का दिखता है यानी कि वहाँ पे कम डाई एब्जॉर्ब किया है, कम स्टेन को एब्जॉर्ब किया है, उसको हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं। तो जो यूक्रोमैटिन वाला हिस्सा है यहीं पे मोस्टली जीन्स मौजूद रहते हैं, क्योंकि जो डार्क है यहाँ मतलब डीएनए का मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्थिति में है। जब इतना ज़्यादा कॉइल्ड स्थिति में होगा तो उसमें से एमआरएनए बनना, उसमें से फिर प्रोटीन बनना, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसको खोलना फिर उसमें से प्रोटीन बनना, डीएनए बनना, आरएनए बनना, तो ये नॉर्मली वो हिस्सा है जो कि ज़्यादा हिस्सा नहीं लेता है कैरेक्टर एक्सप्रेशन में। तो जीन्स जो है वो मोस्टली यहाँ पे मौजूद होते हैं जो यूक्रोमैटिन पार्ट है। तो इसलिए इसको बोला है कि दिस इज़ लेस कॉन्डेंस्ड, इतना ज़्यादा उलझा हुआ नहीं है। इस जीन जो है एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर्स वो यहीं पे मौजूद होते हैं, तो इसको जीन रिच बोला गया है। इसको जीन पुअर बोला गया है, जो कि हाईली कॉन्डेंस्ड पार्ट हेटेरोक्रोमैटिन है वो जीन पुअर है, वहाँ पे इतने ज़्यादा जीन नहीं रहते हैं और ये डार्कर स्टेन करता है। तो यहाँ पर एक सवाल कभी कभी होता है कि भाई जो हिस्सा ऐसा हिस्सा है जिसका जीन से या कैरेक्टर एक्सप्रेशन से, लक्षण से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये इतना मौजूद क्यों है? इवोल्यूशन के क्रम में, विकास के क्रम में ये हिस्सा जिसका कोई काम नहीं है, हम देखते हैं कि वो सारे लक्षण धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स धीरे धीरे ऑब्सोलेट हो जाते हैं। जिसका एक शरीर में हमारे शरीर में अपेंडिक्स मिलता है जिसका अब कोई काम नहीं है, तो वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन हम बोलते हैं, अवशेषी अंग, जिसका कोई काम नहीं है और धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है समय के साथ में। तो सेल इतना बड़ा क्रोमोसोम को क्यों ढो रही है जब इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो हेटेरोक्रोमैटिन है जिसका कोई काम ही नहीं है, तो इसको क्यों ढोती है? तो बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है वो ऑलवेज़ एक्सपोज हो रहा है बाहर में अलग अलग तरह के किरणों से, जैसे यूवी रेज़ हैं या ऐसा हार्मफुल केमिकल्स जिससे उसका एक्सपोज़र होता रहता है। और एक्सपोज़र अगर हो रहा है तो हो सकता है कि उसकी वजह से कि डीएनए में कुछ चेंज आ जाए, क्योंकि डीएनए भी क्या है, एक मॉलिक्यूल ही है, एक अणु ही है। इसके साथ भी कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकती है, किसी से जैसे यूवी रे से एक्सपोज हुआ तो उसके चलते वहाँ कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएँ हो गई, तो डीएनए का नेचर हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, तो उससे जो प्रोटीन बनेगा वो हो सकता है कुछ दूसरा प्रोटीन बन जाए, जिससे कि शरीर का जो काम है वो ठीक से नहीं हो। तो ये जो हेटेरोक्रोमैटिन है ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। बहुत सारे रेस, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल जो यहाँ अगर पड़ रहे हैं, तो यहाँ अगर चेंज कर रहे हैं, तो उससे शरीर के नॉर्मल फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किसी जीन के लिए जिम्मेदार नहीं है, किसी भी कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। तो एक क्रोमोसोम का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये क्रोमोसोम है जो कि मेटाफेज क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब क्रोमोसोम का स्टडी माइक्रोस्कोप में जब किया जाता है तो सबसे अच्छा क्रोमोसोम जो दिखता है वो मेटाफेज में ही दिखता है। तो मेटाफेज इज़ द स्टेज वेयर स्टडी इज़ डन। तो क्रोमोसोम को अगर हम देखेंगे तो ये इसमें एक डीएनए का मॉलिक्यूल ही है जो कि कॉइल्ड फॉर्म में है। तो इस धागे को अगर हम देखेंगे बड़ा करके, तो जब उसको बड़ा करते हैं तो देखते हैं कि वो उसमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो कि अध्ययन करने से पता चला कि प्रोटीन के बने होते हैं। तो कौन से प्रोटीन है? तो वो हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसके चारों तरफ ये डीएनए का धागा जो है ये लपेटा हुआ होता है। तो ये प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए लपेट के जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम या न्यूक्लियोसोम वो क्या है? वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स और उसके चारों तरफ लपेटे हुए डीएनए, उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो डीएनए जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत लंबा मॉलिक्यूल है और कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। तो इसका पहला स्टेज कॉइलिंग का जो है वो यहाँ होता है, जब ये प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ये लपेटाता है।
उसके बाद ये जो तैयार हुआ वो फिर और कॉइलिंग होता है, फिर और कॉइलिंग होता है, कॉइलिंग होकर अल्टीमेटली क्रोमोसोम बनता है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन का एक यूनिट है जिसके चारों तरफ डीएनए का कॉइलिंग होता है, इसको जब देखा गया तो इसमें देखा गया इसमें 8 अणु होते हैं। तो 8 मॉलिक्यूल का एक यूनिट बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टामर। ऑक्टा मीन्स 8 है, तो डीएनए के हिस्टोन के 8 अणु मिलकर के एक ऑक्टामर बनाते हैं और उसके चारों तरफ डीएनए का कॉइलिंग होता है। और डीएनए के अणु को जैसा हम पहले देख चुके हैं कि डीएनए के अणु को अगर हम और खोलेंगे तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 धागे आपस में उलझे हुए रहते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है और ये एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। इसमें एडेनिन या गुएनिन या साइटोसिन, थाइमिन, नाइट्रोजनस बेस होता है और यहाँ पे शुगर या शर्करा होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनता है या एक चेन बनता है, ऐसे ही दूसरा चेन बनता है। ये दोनों चेन आपस में कॉइलिंग होकर डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो लंबा मॉलिक्यूल एक लंबा धागे जैसा है जो कि हिस्टोन के चारों तरफ लपेटा के और फिर और कॉइलिंग होकर के एक अल्टीमेटली एक क्रोमोसोम बनता है। तो ये एक वही स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये दिखाया गया है कि वहाँ पे बैकबोन में फॉस्फेट और शुगर नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे ये मैंने इस फोटो को इसलिए लिया है कि जो स्टैंड को है उसको देखेंगे तो उसका जो स्टैंड का जो बैकबोन है, यानी कि उसका आधार जो है उसमें फॉस्फेट और शुगर रहता है, फॉस्फेट शुगर। और ये शुगर जो है डीएनए है तो इसमें डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड होगा, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और उसके साथ में नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस जो है गुएनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ये 4 तरह के बेस होते हैं जो कि जो 2 रिंग वाले हैं उनको हम प्यूरिन बोलते हैं और 1 रिंग वाले को पायरिमिडिन बोलते हैं। एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन का पेयरिंग होता है और गुएनिन के साथ साइटोसिन का पेयरिंग होता है। मतलब एक स्ट्रैंड में अगर इधर थाइमिन है तो सामने वाले स्ट्रैंड में एडेनिन ही होगा। जब हम एक मेटाफेज क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं तो नॉर्मली उसमें जो माइक्रोस्कोप में अपीयर होता है तो उसमें देखा गया है ऐसा कि उसमें एक बीच का हिस्सा होता है जो कि थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्टेड या सिकुड़ा हुआ होता है और जहाँ पे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े होते हैं वहाँ अलग अभी नहीं हुए हैं और बाकी जगह पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग दिखते हैं। तो इस पोर्शन को हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। जब सेल का डिवीज़न होता है तो यहीं पर आके जो तरकू धागे हैं विभाजन के समय बनते हैं वो यहीं पर आके जुड़ते हैं और यहीं से उसको पुल करते हैं तो ये बीच से अलग हो जाता है। अब ये सेंट्रोमियर का पोजीशन सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में कहाँ पर है, इसके आधार पर इसको 4 भाग में बांटा गया है। 4 तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। एक जहाँ पे सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, यानी कि ऊपर वाला आर्म जिस छोटे आर्म को हम पी आर्म बोलते हैं और बड़े आर्म को क्यू आर्म बोलते हैं, तो यहाँ पर पी आर्म और क्यू आर्म दोनों आर्म की लंबाई बराबर होती है। सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है तो इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। तो ऐसा क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप में दिख रहा है जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है, उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। एक दूसरे तरह का मिलता है जहाँ पे सेंट्रोमियर थोड़ा एंड की तरफ खिसका हुआ होता है, यानी कि एक आर्म छोटा और एक आर्म बड़ा होता है, तो इसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, जहाँ पे एक आर्म बड़ा है और एक आर्म छोटा है। तीसरे तरह का होता है जो क्रोमोसोम और थोड़ा एंड की तरफ, सेंट्रोमियर और थोड़ा एंड की तरफ होता है क्रोमोसोम में, तो ये आर्म बिल्कुल छोटा हो जाता है, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऐसे को हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। और एक चौथे प्रकार का क्रोमोसोम होता है जिसमें सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल एक एंड में मौजूद होता है, इसको हम बोलते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन है ये सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर है कि सेंट्रोमियर कहाँ पर है और किस जगह पर है। इसके आधार पर 4 प्रकार के वर्ग, 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन किया गया है: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो इसमें एक चीज़ और देखने की है कि जब ऐसा क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन में जाएगा, जब टेलोफेज स्टेज में जाएगा, तो टेलोफेज में क्या होता है, ये इसको
यहाँ पे तरकू धागा जुड़ जाता है और ये इसको खींचता है। तो जब हम इसको यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, तो क्रोमोसोम इस टाइप का दिखेगा। तो या तो एल शेप का बोल सकते हैं या भी शेप का बोल सकते हैं, इस टाइप का दिखता है। तो अगर एल शेप क्रोमोसोम दिख रहा है टेलोफेज में या भी शेप का दिख रहा है तो इसका मतलब ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। और जब इसको खींचेगा तो ये ऐसा दिखेगा। तो टेलोफेज में कैसा वो दिख रहा है उसके आधार पर भी हम बता सकते हैं कि, क्योंकि मेटाफेज में सीधा सीधा रहता है तो कई बार इतना पता नहीं चलता, लेकिन टेलोफेज में जब वो खींच रहा होता है और अलग हो रहा होता है तो चूंकि इसको खींचता है तो ये वाला हिस्सा इधर खींचाता है और बाकी साथ में खींचता हुआ जाता है। तो या इस टेलोफेज की अवस्था में ये इस तरह का दिखेगा। और एक्रोसेंट्रिक में भी सेम वे में देखेंगे तो एक्रोसेंट्रिक में बहुत ही छोटा हिस्सा ये पूरा ऐसा दिखेगा कि इस तरीके से एक उधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है। और टेलोसेंट्रिक में एक आर्म दिखेगा ही नहीं। तो ये टेलोफेज में इसको अच्छे से देख सकते हैं कि ये सेंट्रोमेयर का पोजीशन कहाँ पर है, मेटासेंट्रिक है या सब मेटासेंट्रिक है या एक्रोसेंट्रिक है। तो ये सेंट्रोमेयर के आधार पर क्रोमोसोम का अलग अलग वर्गीकरण है। तो ये क्रोमोसोम के बारे में अब हम यहाँ इतना ही देख रहे हैं। इसके बाद हम जो देखेंगे उसमें है कि क्रोमोसोम में क्या परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन होने से उसमें किस तरह की भिन्नताएं आती है, जिसको क्रोमोसोमल एबरेशन या हिंदी में विपथन बोलते हैं, जिसमें उसमें स्ट्रक्चर में चेंज हो जाने से लक्षण में भी चेंज आता है। तो वो कितने प्रकार का होता है ये हम एक सेपरेट लेक्चर में देखेंगे।